नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आज जैसे कि आपको पता है कि जो हमारा टेट का एग्ज़ाम हुआ है टीजीटी आर्ट का, तो उसका मैं आपको साइकोलॉजी वाला जो पोर्शन लेके आया हूँ, जो उसका साइकोलॉजी वाला सेक्शन है, उसके आपके सामने कुछ क्वेश्चन जो हैं, वो आपके सामने उसके आंसर की आपके सामने मैं बताने वाला हूँ। तो आई होप कि आपका अगर एग्ज़ाम जो आज हुआ है, तो बहुत अच्छा हुआ होगा और आप सभी का एग्ज़ाम में भी क्लियर हो जाए। तो जैसे कि मैंने जब एग्ज़ाम दिया था, तो कम से कम मेरे 28 क्वेश्चन तो लग चुके हैं और 2 में मुझे थोड़ा डाउट था, तो उसको बोर्ड से वेरीफ़ाई करना पड़ेगा, तो भी थोड़ा पता चलेगा और मैं आपसे वो शेयर कर दूँगा कि कौन-से वाले क्वेश्चन में थोड़ा-सा डाउट है। बाकी जो 28 क्वेश्चन है, वो मैं आपको जो बताने वाला हूँ, तो आपके भी वो बिल्कुल सही क्वेश्चन होंगे और ये आंसर की के ऊपर आप बिल्कुल श्योर 100% भरोसा कर सकते हो, क्योंकि मैं काफ़ी दिन से ऑफ़लाइन ये साइकोलॉजी पढ़ा रहा हूँ और काफ़ी मुझे एक्सपीरियंस है और कि जो आंसर है कि मैं आपको सही ही बताऊँगा। तो पहला क्वेश्चन है कि अधिगम अक्षमता वाले बच्चों की पहचान करने के लिए कौन-सी विधि सबसे अच्छी रहती है? तो हमारी निदानात्मक जो परीक्षण विधि होती है, तो ये वाली हमारी सबसे अच्छी रहेगी। तो देखो, ये मेरे पास जो सीरीज़ है, सीरीज़ बी है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने देखना है, बाकी अपनी सीरीज़ के अकॉर्डिंग आपने अपना क्वेश्चन लगा लेने हैं। तो ये मैं बी सीरीज़ को सॉल्व कर रहा हूँ। और दूसरा क्वेश्चन है, सीखने में कौन-सा नियम सीखने की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए शिक्षार्थी की स्थिति का संकेत है? तो बच्चे इसमें प्रभाव अभ्यास जो ये नियम दिए गए हैं और ये विविध प्रतिक्रियाओं का नियम, इसको तो मतलब हमारे जो जो जब हमें नियम दिए थे सीखने के, उसमें इस वाले को तो हम रखते नहीं है। मेन जो ए, बी और डी था, इनमें से हमारे आंसर थे। तो लेकिन इसका अगर सही आंसर है, तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा, क्योंकि जब तक कोई भी व्यक्ति तत्पर ही नहीं होगा किसी काम को करने के लिए, तो प्रभाव और अभ्यास तो उसके बाद की बात ही होगी। तो पहले हमारे तत्परता का नियम इसमें सही आंसर होगा इस वाले ऑप्शन का। विद्यार्थियों में सृजनात्मकता बढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो शिक्षक को जो इसमें है ऑप्शन नंबर बी, इसका ये सही आंसर रहेगा। मस्तिष्क उद्दीलन विधि का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि उनको कुछ ऐसी टेक्निक वगैरह बतानी, जैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग वगैरह के बारे में। देखो, इस बारे में तो भय की बात हुई, जहाँ भय की बात होगी तो वहाँ पे कैंसिल हो जाएगा ऑप्शन। इसमें हतोत्साहित करने की बात हो रही है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही आंसर था। तो पुरस्कार डैश का उदाहरण है। पुरस्कार देखो सेकेंडरी होता है, तो इसलिए, लेकिन इसमें सेकेंडरी का ऑप्शन नहीं दिया गया था और इसमें बाहरी और आंतरिक के जो ऑप्शन दिए गए, तो प्राथमिक जो हमारा था, ये भी आंतरिक होता है, हमारा भूख प्यास वाला। और बी ऑप्शन है, तो ये पहले से आंतरिक लिखा गया है इसमें, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर था। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। तो बाहरी अभिप्रेरणा का उदाहरण है पुरस्कार, क्योंकि हमें बाहरी रूप से मिलता है, आंतरिक हमसे हमें नहीं मिल पाता। निम्नलिखित में कौन सा संस्मरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है? देखो बच्चे, आर वाले आपने पढ़े होंगे अगर एग्जाम में, तो ये वाले तो हैं इसके, लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी है, वो इसका इस क्वेश्चन के हिसाब से सही आंसर है, क्योंकि ये क्या है, संस्मरण का उदाहरण नहीं है। थोड़ी पीछे नॉइज हो सकती है, क्योंकि मैं अभी एग्जाम दे के आया हूँ, तो मेरे पास अभी कुछ ऐसा है नहीं कि जिसमें आप नॉइज़ कैंसलेशन वगैरह कर सकते हो। आपने थोड़ा सा मैनेज कर लेना है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है, व्यवहार में शामिल है। देखो, मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है। इसमें क्या है, इसमें देखो सभी चीज़ें शामिल होती है। इसका ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा। कॉग्निटिव भी होगा हमारा, और कॉग्निटिव जो एक्टिविटीज़ होगी हमारे माइंड की, वो भी होगी। अफेक्टिव एक्टिविटीज़ भी होगी, सब की सभी इसमें आते हैं। अगर आपने पढ़ा होगा, तीनों के तीन हम एक साथ पढ़ते हैं जब हम इस डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं। किस पद्धति में व्यक्ति के मानसिक विकारों का अध्ययन किया जाता है? मानसिक विकारों का अध्ययन हम जो करते हैं, देखो, एक्सपेरिमेंट मेथड में तो हम एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हैं, और इंट्रोस्पेक्शन मेथड में तो हम उसको कुछ लिखने के लिए दे देंगे, या उससे कोई क्वेश्चनिंग वगैरह कुछ हमारा अलग से जो मेथड चलता है, वो तो ये वाला है। प्रश्नावली विधि में उसको क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करने को देंगे, या उससे कोई क्वेश्चन वगैरह करेंगे, तो प्रश्नावली विधि होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी उपचारात्मक विधि या क्लिनिकल मेथड होता है, जो हम बच्चों के लिए अधिकतर यूज करते हैं। मनोविज्ञान की कौन सी शाखा अभिवृद्धि और विकास की प्रतिक्रियाओं का वर्णन करती है? तो देखो, इस वाले में हल्का सा डाउट है, लेकिन अगर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा जाए, तो इसमें हमारा क्या होगा, विकासात्मक मनोविज्ञान ही इसका सही आंसर होगा। लेकिन बोर्ड वाले अगर इसका डी आंसर देना चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन बी ज़्यादा सटीक आंसर रहेगा। क्योंकि देखो, बाल मनोविज्ञान के बारे में इसमें तो बालक का कोई जिक्र ही नहीं किया गया, तो क्योंकि बाल मनोविज्ञान तो सिर्फ बालकों के बारे में ही अध्ययन करते हैं। शारीरिक मनोविज्ञान तो क्या होगा, जो शारीरिक जो हमारी गतिविधियाँ उनको ही अध्ययन करेगा। लेकिन इसमें
जो दिया गया है कि हमारे अभिवृद्धि विकास, जो विकास होता है उसके अंदर अभिवृद्धि भी आ जाती है जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का ज़्यादा सटीक आंसर है, तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका लगना चाहिए। बाकी बोर्ड वालों के ऊपर डिपेंड है कि वो क्या आंसर देते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन शैक्षिक मनोविज्ञान के बारे में सही नहीं है? देखो बच्चों, ये व्यवहार अध्ययन करने में भी मदद करता है। जो शैक्षिक मनोविज्ञान होता है, शैक्षिक मनोविज्ञान सीखने की उचित परिस्थितियों को व्यवस्था करने में भी मदद करता है और मूल्यांकन की उपयुक्त विधियों को चयन करने में भी मदद करता है। लेकिन जो पारिवारिक गतिविधियाँ हैं, इस ऑप्शन का जो सही आंसर है, क्योंकि परिवार फैमिली मैटर को जो हमारा शिक्षा मनोविज्ञान है वो नहीं करता, वो सिर्फ हमारे एजुकेशन के ऊपर ही फॉलो करता है। और परिवार के लिए तो हमारे अलग से काउंसलिंग वगैरह सेल वगैरह होते हैं, तो पारिवारिक जो हमारे हैं उनको वही उसके बारे में स्टडी वगैरह करते हैं। संरचनावाद का प्रतिपादक कौन है? तो उसका विलियम वुंट हमारा ए आंसर है। ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। अच्छा, डैश मानस की नैतिक पहलू के प्रतिनिधित्व करते हैं। यहाँ से तो आपको थोड़ा सा नहीं पता चला, लेकिन अगर आपने हम नैतिक पहलू पढ़ा होगा या इधर से मोरल पढ़ा होगा तो आपको पता चल गया होगा। क्योंकि जो हमारा ईड होता है, ईड तो हमारा क्या होता है, भूख प्यास, यानी कि जो हमारी जैविक क्रियाएं हैं उनको करता है, जो बायोलॉजिकल होती है। और जो हमारा अहम होता है ईगो, वो हमारा रियलिटी पे चलता है। और जो सुपर ईगो होता है वो क्या, नैतिकता या हमारे मोरालिटी के ऊपर काम करता है। पिछले जेबीटी में भी क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें हमसे ईगो के बारे में पूछा गया था कि रियलिटी के ऊपर कौन सा बेस्ड होता है। अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो आपने ज़रूर इसको देखा होगा, पिछले वाले जो जेबीटी वाले क्वेश्चन पेपर में। पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बच्चे की अमूर्त चिंतन की योग्यता विकसित हो जाती है? देखो, अमूर्त चिंतन की योग्यता देखो यहाँ से पहले से लिख रखा है, ठीक है। देखो, संवेदीगात्मक जो अवस्था होती है, इसमें सेंसरी मोटर जो स्टेज होती है, उसमें क्या होता है कि जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं उनके थ्रू सीखता है। प्री क्रियात्मक अवस्था या प्री ऑपरेशन जो स्टेज होती है हमारी, उसमें क्या होता है, उसमें तो जो ऑपरेशन वगैरह जो थोड़ा हमारे आपने पढ़ा ही है इसको स्टोरी को। तो इसमें देखो पहले से मूर्त लिखा गया, तो इसमें मूर्त कंक्रीट के थ्रू सीखता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी ही सही आंसर था। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है, इसका करेक्ट आंसर है। देखो, ये मेरा पढ़ाने का तरीका, मैं ऐसे पढ़ाता हूँ बच्चों को याद कराने के लिए, तो मैं थोड़ा आपको ऐसे ही समझा रहा हूँ कि मैं उनको जैसे पढ़ाता हूँ। तर्क शक्ति, कल्पना शक्ति और सृजनात्मक अभिव्यक्ति अंतर किस प्रकार की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का उदाहरण है? शारीरिक का, मानसिक का, अधिगम संबंधी का? तो देखो, जो हमारी कल्पना होती है, क्रिएटिविटी वगैरह, या हमारी जो तर्क शक्ति होती है, तो किसके ऊपर डिपेंड करती है वो? तो मानसिक के ऊपर करेगी। इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि जो हमारी मेंटल एक्टिविटी होगी उसके ऊपर ही वो ज़्यादा फोकस करेगी हमारी। माफ़ करना, थोड़ा सा इसमें एरर आ रहा है मेरे फ़ोन में, तो देख लेंगे इसको, क्योंकि मैं फ़ोन से वीडियो बना रहा हूँ। मेरा लैपटॉप तो अभी बैग में है वैसे, लेकिन मैं उससे नहीं बना पा रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा इतना टाइम नहीं है मेरे पास, और मैं ऐसे कहीं साइड में बैठ के बना रहा हूँ वीडियो, जिससे आपको जल्दी से जल्दी आंसर की मिल पाए। निम्नलिखित में कौन सा कथन मानव अभिवृद्धि के संबंध में सही नहीं है? देखो, अभिवृद्धि केवल शारीरिक विकास तक ही सीमित है, तो ये सही है कि शारीरिक विकास को ही देखते अभिवृद्धि। अभिवृद्धि जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। अभिवृद्धि विकास का एक उप प्रणाली है, और अभिवृद्धि केवल मात्रात्मक होती है। तो ऑप्शन सी भी सही है और डी भी सही है, लेकिन ऑप्शन बी, ये जीवन पर्यंत नहीं चलती, ये क्या एक इसका टाइम पीरियड होता है, उसके बाद क्या होता है, ग्रोथ क्या रुक जाती है। तो ऑप्शन बी जिसने लगाया वो सही आंसर है। यदि किसी व्यक्ति को किसी विशेष प्रकार की गतिविधि में कुछ संभावित योग्यता होती है तो उसे क्या कहा जाता है? उसको बच्चों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगर बोर्ड वाले चाहे तो इसको डी लगा सकते हैं। हाँ, डी भी नहीं होगा इसका, मतलब ऑप्शन ए ही वैसे ही ज़्यादा करेक्ट आंसर है। सी लगा सकते हैं अगर बोर्ड वाले चाहे, लेकिन सी नहीं है इसका। ए अगर देखा जाए हम, तो ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि परीक्षण के समय एक ही व्यक्ति की बुद्धि को मापने के लिए उपयोगी है? ठीक है, हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। देखो, एक ही समय में एक ही व्यक्ति के बारे में मापना है। देखो, अभी आपने जो एग्ज़ाम दिया है, आपने टेस्ट दिया है, तो वर्बल था, नॉर्मल वर्बल था, मतलब परफॉर्मेंस टेस्ट था ना एक तरह से वो। तो ऑप्शन नंबर बी, तो परफॉर्मेंस टेस्ट हो गया कि एक तरह से नॉन वर्बल टाइप मान सकते हैं इसको, और उसमें हमारी परफॉर्मेंस अभी देखी जाएगी आगे। तो हम इस काफ़ी सारे बच्चों ने एक साथ टेस्ट दे दिया है, तो ये वाला तो नहीं होगा। तो सी ऑप्शन तो अपने आप ही कट गया, तो डी भी नहीं आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण। जब हम सामने की कोई इंटरव्यू लेते हैं या उनका जो साक्षात्कार वगैरह करेंगे, तो उसके थ्रू हमें इसमें क्या होगा,
जो क्वेश्चन पूछा गया तो वो सही आंसर होगा। जो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण मापन के लिए सबसे उपयोगी है। क्योंकि एक ही व्यक्ति की बात की गई, जब हम इंटरव्यू लेते हैं तो एक ही को बुलाते हैं, उसी के बारे में हम जो क्वेश्चनिंग वगैरह करते हैं उसी का सारा कुछ हमारा रहता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के चिंतन को व्यक्ति द्वारा कुछ नया निर्माण करने की क्षमता से जोड़ा गया है? मूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन, तार्किक चिंतन या सृजनात्मक। तो इसमें आएगा जो सृजनात्मक होते हैं वो कुछ ना कुछ नया करने के लिए हमें प्रेरित करता है। जब हमारे अंदर क्रिएटिविटी होगी तो कुछ ना कुछ हम नई चीज़ बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। डैश को स्कूल सामान्य कार्य के साथ तालमेल बिठाने में कठिनाई होती है। जो बच्चे जो पिछड़े बालक होते हैं, बैकवर्ड चाइल्ड होते हैं, उनको क्या होता है, सामान्य स्कूल में तालमेल बिठाने में थोड़ी सी कठिनाई होती है। तो ये इसका सही आंसर था। निम्नलिखित में कौन सा एरिक्सन मनोसामाजिक का पहला चरण है? जो पहला चरण पूछा गया इसमें है ना, एरिक्सन की जो हमारी थ्योरी दी गई थी, तो इसमें क्या था हमारा है, इसमें ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, इसका बी वाला है ना। तो ये वाला हमारा सही आंसर था इसका। निम्नलिखित में से किस क्रिया के लिए एक शिक्षक व्यक्तिगत भिन्नताओं के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है? बच्चे ये वाला क्वेश्चन है जो मैं आपको डाउट वाला बता रहा कि इसमें कैसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें है, वैसे जो क्वेश्चन पेपर जब हम बनाते हैं ना तो उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होती। उसमें हमारी कोई भी अलग से क्रिएटिविटी की ज़रूरत नहीं है, उसमें कोई भी व्यक्तिगत विभिन्नता की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो हमने पूरा साल पढ़ाया गया है, अगर हम उसी को क्या करेंगे, वो हमने उसके बाद बनाना है, उसमें क्रिएटिविटी तो चाहिए नहीं। तो हमें पहले से पता है हमने क्या पढ़ाया, बच्चे को क्या हमने सिखाया है, हमने सिर्फ एक नॉर्मल क्वेश्चन पेपर बनाना है। तो इसका बी ही सही आंसर है। निम्नलिखित में कौन सा मानव अभिवृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाला बाहरी कारक नहीं है? तो इसमें बाहरी कारक नहीं है तो क्या है, गर्भावस्था में क्या होता है, बाहरी कारक नहीं होता, आंतरिक कारक होता है। क्योंकि उसकी मानसिक स्वास्थ्य की यहाँ पे बात की गई। अगर मानसिक तो हमारा आंतरिक होता है, बाहरी तो जगत से इसका कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, प्रतिभाशाली बच्चे की पहचान करने के लिए शिक्षक को किस तकनीक का प्रयोग करना चाहिए? प्रतिभाशाली व्यक्ति को, ये वाला क्वेश्चन देखो मेरा थोड़ा सा इसमें डाउट है, और लेकिन देखो मैं समझाता हूँ कि मैंने किस हिसाब से इसका आंसर लगाया है। तो ऑप्शन नंबर मैंने तो इसका लगाया है ऑप्शन नंबर सी। देखो, अभिभावकों और मित्रों के साथ अभिमत। अगर हम ये को ऑप्शन लगाते हैं तो अब ये तो सिर्फ मत की बात है, ओपिनियन लेने की बात है। अगर किसी ओपिनियन के बेस पे हम उसको डिसाइड नहीं कर सकते कि वो बच्चा क्या है, कि प्रतिभाशाली है या नहीं है। क्योंकि ओपिनियन वर्ड जो लिखा है, ये वर्ड यहाँ पे गलत किया गया, इस वजह से वो वाला ऑप्शन गलत हो जाता है। इसलिए इसका जो डी वाला ऑप्शन है वो क्या गलत हो जाता है, अगर मेरे उसमें देखा जाए। और दूसरा कि जो अगर हम इंटरव्यू जब किसी का लेते हैं तो इंटरव्यू वाले उसमें क्या होता है कि बच्चे की पूरी एबिलिटी का पता चल पाना, ये तो पता चल भी पा सकता है और नहीं भी चल पा सकता। इसलिए इसका क्या होगा, जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही आंसर होगा। क्योंकि कई बार जब हम साक्षात्कार लेते हैं, बच्चे घबराते हैं, कुछ करते हैं, उस वजह से क्या होगा कि पूरा वो अपनी शो ऑफ नहीं कर पाते अपने आप को, जो उनके अंदर एबिलिटी वगैरह है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर था पिछले क्वेश्चन का। तो किसने कहा कि जीवन नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्रयोग करने की प्रक्रिया और सीखने की प्रक्रिया है? तो वुडवर्थ इसका सही आंसर था। निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक मनोविज्ञान के कार्यक्षेत्र में शामिल नहीं है? हाँ, ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें देखना थोड़ा, इसमें नहीं की बात की गई है और यहाँ पे उपरोक्त सभी लिखा गया है। सभी का मतलब सारे या तो सारे के सारे गलत है। अगर उपरोक्त सभी अगर इसमें लिखा गया, सब के सब गलत हैं क्या ये? तो इसमें देखना कि शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कार्यक्षेत्र में शामिल नहीं है। तो शिक्षार्थी की विशेषताएं, बुद्धि और इसका मापन, और शिक्षा की तकनीकी पक्ष, ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें देखो कि अगर शिक्षार्थी की विशेषताएं, तो शैक्षिक मनोविज्ञान का काम है शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए कुछ भी जो नई नई चीज़ें हम डेवलप कर रहे हैं वो भी इसका काम है। तो जो बुद्धि और इसका मापन, ये मेन काम शैक्षिक मनोवैज्ञानिकों का नहीं होता, ये साइकोलॉजिस्ट का काम होता है। अगर साइकोलॉजिस्ट के बेस पे क्वेश्चन पूछा गया तो ये वाला आंसर इसका बिल्कुल सही है। क्योंकि जो भी करते हैं, जो मेडिकल लाइन्स वगैरह में चले जाता है, साइकोलॉजी हमारी होती है, उसमें पूरी टीम बैठती है, उनके वो डिसाइड करते हैं। आपने भी अगर किसी डिसेबल्ड बच्चे का कभी किया होगा तो आपको पता होगा कि हमें हॉस्पिटल वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे जाके ही हमारा ये सारा का सारा हो पाता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सृजनात्मक के बारे में सही नहीं है? सृजनात्मकता के बारे में सही नहीं है। देखो, रचनात्मकता
सार्वभौमिक है कि क्रिएटिविटी इज़ यूनिवर्सल। तो ये वाला ऑप्शन तो सही है कि यूनिवर्सल होती है, हर एक चीज़, कोई भी प्राणी है उसमें कहते हैं कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी हो सकती है। तो किसी चीज़ को हम नहीं देख पाते तो वो अलग बात है। जैसे कि कोई पिछड़ा हुआ बालक है जो हमारा डिसेबल्ड है या मेंटली रिटार्डेड जो चाइल्ड है, उसमें भी कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी होती है। जैसे आजकल आपने पैरा ओलंपिक वगैरह देखे हैं तो उसमें अपनी प्रतिभाएं वो दिखा रहे हैं जो कहीं ना कहीं छुपी हुई। तो हर एक बच्चे में क्या होता है कि सार्वभौमिकता, मतलब सार्वभौमिक यानी कि यूनिवर्सल है, सब जगह होता ही होता है, हर एक व्यक्ति में होता है और व्यक्ति के हर एक जीव में भी हो सकता है ये। और रचनात्मक की किसी नवीन चीज़ का निर्माण करती है। देखो रचनात्मकता मैंने पहले बताया आपको, कहीं ना कहीं किसी नवीन चीज़ का क्या निर्माण करती है। रचनात्मकता और बुद्धि के बीच में सकारात्मक संबंध है। तो ये वाला ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर होना चाहिए, क्योंकि सकारात्मक नहीं, कभी कभी ये नकारात्मक की तरफ भी चला जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो रचनात्मकता और बुद्धि के बीच में को सकारात्मक ही प्रभाव पड़े, नकारात्मक भी हो जा सकता है। जैसे कि कोई बच्चा है कि ज़रूरी नहीं कि वो अगर ज़्यादा साइंटिस्ट है तो वो किसी अच्छी चीज़ को डेवलप करे, कई बार वो टेररिस्ट वगैरह के फॉर्म में उस तरफ भी तो जा सके, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव साइड चला जाता है। अगर इसका उपरोक्त में से कोई नहीं तो इसका मतलब तो तीनों के तीन ऑप्शन ही गलत है। अब यहाँ से पहले नोट लिखा गया है तो ये थोड़ा, बाकी बोर्ड वाले आपको बताएंगे सही आंसर क्या है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी इसका 90% में बता देता हूँ सही आंसर है। अधिगम डैश के व्यवहार में परिवर्तन लाती है। अधिगम देखो सभी जीव जितने भी हैं उसके व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं, चाहे कोई छोटी सी चींटी हो, चाहे एक बड़ा विशाल हाथी क्यों ना हो। और मनुष्य तो है इसमें। देखो अगर किसी ने गलती से लगा दो सिर्फ सभी मनुष्यों के, तो मनुष्य गलत हो जाएगा, क्योंकि सभी जीव जितने भी हैं, विद्यार्थी तो पहले, विद्यार्थियों के अलावा और मनुष्य भी तो होते हैं। सभी मनुष्य नश्वर हैं, कर्ण नश्वर है। तो ये सब्जेक्टिव जो रीजनिंग होते हैं उसका एग्जाम्पल होता है। यदि कोई शिक्षार्थी समस्या को हल करने के लिए कोई व्यवस्थित रूप से कोशिश करता है तो कुछ नियोजित चरणों की पालना करता है तो वह डैश कहलाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, क्योंकि हम प्रोजेक्ट मेथड तो उसमें यूज़ करेंगे नहीं, प्रोजेक्ट तो हमारा अलग हो गया। और ट्रायल एंड एरर के बारे में तो इसमें क्वेश्चन में बात की ही नहीं गई है कि वो कोई भूल कर रहा है उसके बाद कुछ सीख रहा है, तभी ऑप्शन ए हो सकता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ऑप्शन डी नहीं हो सकता इसका आंसर। अगर आपने ऑप्शन डी लगाया है तो 10% चांस है अगर गवर्नमेंट दे दे, मतलब जो हमारी एच बोर्ड वाले हैं वो इसको सही दे देते हैं, क्योंकि बी इसका सही आंसर है, क्योंकि वहाँ पे समस्या के बारे में बात की गई है, उसको हल करने के बारे में बात की गई है। तो ऑप्शन बी इसका ज़्यादा करेक्ट आंसर है। यदि एक स्थिति में सीखना दूसरी स्थिति में सीखने में मददगार साबित होता है तो वो क्या होता है, इसका धनात्मक स्थानांतरण होता है। और जेबीटी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें इसका अपोजिट पूछा गया था, उसका आंसर ऋणात्मक था कि जब एक चीज़ किस दूसरी चीज़ के सीखने में बाधा पहुंचाती है तो वो किसका उदाहरण है, तो वो ऋणात्मक था। और आज वाले में क्वेश्चन पूछा गया तो इसका आंसर क्या है, धनात्मक। देखो दोस्तों मेरी अभी ऑनलाइन यहाँ पे वीडियोस भी चल रही है इसमें, जिसमें मैथ करवा रहा हूँ और उसमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की बहुत सारी वीडियोस डाल दी है और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में सारी वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर आपको इसके अलावा मैथ और रीजनिंग पढ़ना चाहते हो, मैथ पढ़ना चाहते हो अभी स्पेशली मैथ के लिए मैंने डाल लिया, जिसमें पुलिस, जेबीटी और जो और भी एग्ज़ाम है तो सभी के लिए वो वीडियो हेल्पफुल है। और मैंने एक मेथड से पूरे सभी क्वेश्चन को सोल्व कराने की कोशिश की है। अगर आपको वो अच्छी लगती है तो ज़रूर देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको कमेंट जरूर करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहारवादी नहीं था। देखो जेबी वॉटसन व्यवहारवादी थे, पेवलोव भी व्यवहारवादी थे, स्किनर भी व्यवहारवादी थे, क्योंकि इन्होंने किसी न किसी के ऊपर पहले वो किया है अपना एक्सपेरिमेंट वगैरह, बिहेवियर उनका मेजरमेंट किया है, उसके बाद इसको बताया गया। लेकिन विलियम जेम्स नहीं थे, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। तो आई होप कि मैंने आपको जो क्वेश्चन के आंसर बताए हैं आपने भी वही लगाए होंगे। और मेरे अभी तक 28 मार्क्स बन चुके हैं। बाकी अगर बोर्ड वाले चाहें तो मेरे 30 मार्क्स भी बना सकते हैं। सिर्फ 2 में मुझे डाउट है, 2 जो क्वेश्चन हैं, और बाकी तो सब ओके है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं 30 में से 30 मार्क्स आ जाएँ। और कोई मुझे पूछे जेबीटी में आपके कितने बने हैं, जेबीटी में मेरे 27 बने हैं, उसमें मुझे 3 क्वेश्चन में भी डाउट है। मतलब जो एक्चुअली जो बिल्कुल अगर मैं बताऊँ तो कि 27 अभी तक बिल्कुल करेक्ट है। और जो 3 क्वेश्चन हैं तो कई बार क्या होता है कि जो हमारे एग्जामिनर होते हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ अलग होता है, हमारा कुछ अलग होता है। उस वजह से 1-2 क्वेश्चन हम इसमें जो हमारी साइकोलॉजी है उसमें हम तो छोड़ने ही पड़ते हैं, वो तो चाहे जितना ही बड़ा कोई टीचर होगा उसको भी छोड़ने ही पड़ेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मुझे लगता है आपको ये वीडियो हेल्पफुल है। और ठीक है आज के लिए फिर, और कृपया करके मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, तभी तो मैं आपको और भी अच्छी वीडियो लेकर आऊँगा। तो कमीशन की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़ें इस चैनल से। ठीक है आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।